मैं इस्माइल नेशनल महिला पीजी कॉलेज मेरठ के संस्कृत विभाग से डॉक्टर नीतू शर्मा। मैं आज आपके समक्ष दश रूपक में वर्णित रूपों के 10 प्रकारों के विषय में बता रही हूँ। इससे पहले मैंने अपने पूर्व के वक्तव्य में दश रूपक व धनंजय के विषय में बताया था और उसमें वर्णित 10 रूपक में वर्णित 5 संधियां, 5 अर्थ प्रकृतियां और 5 कार्य अवस्थाओं के विषय में बताया था। क्योंकि देखिए ये जो दशरूपक है ये धनंजय द्वारा रचित है और इन्होंने धनंजय ने दशरूपक जो है वो नाट्य शास्त्र में से ही लिया है। नाट्य शास्त्र जो कि भरत मुनि द्वारा रचित है, ये उसी पर ही आधारित है। छोटा सा अंश ये दशरूपक एक प्रकरण है और इसमें कारिकाएं और वृत्तियों का के माध्यम से 10 रूपों के विषय में समझाने का प्रयत्न किया है धनंजय ने। और इसमें देखिए इसे 4 प्रकाशों में विभाजित किया है। प्रथम प्रकाश में कथा वस्तु नेता रस के आधार पर नाटक के विषय में बताया है और द्वितीय प्रकाश में इन्होंने नायक और नायिका के भेद लक्षण इत्यादि बताए हैं और तृतीय प्रकाश में इन्होंने रूपकों के 10 भेद बताए हैं और चतुर्थ प्रकाश में इन्होंने रस के लक्षण इत्यादि बताए हैं। तो मैं दश रूपक में जो तृतीय अध्याय है जिसमें रूपों के 10 भेद बताए हैं उसी को आज मैंने अपने वक्तव्य में लिया है। तो यहाँ रूपक के 10 प्रकारों का वर्णन किया जा रहा है। नाटक, प्रकरण, प्रहसन, भाण, डिम, व्यायोग, समकार, बीथी, अंक और इहामृग। तो सबसे पहले रूपों के 10 प्रकारों में से नाटक आता है जो कि ये बहुत महत्वपूर्ण है। रूपों में सबसे महत्वपूर्ण जो है वो नाटक है। 10 रूपकों में नाटक और प्रकरण ये 2 महत्वपूर्ण प्रकार हैं, लेकिन नाटक का जो महत्व है वो सर्वाधिक है। यूं तो प्रकरण भी रूपक का एक प्रकार ही है, लेकिन नाटक 10 रूपकों में प्रधान है और अन्य रूपक जो है भेद के प्रकृति या मूल है। जो अन्य 9 रूपक हैं, 9 भेद हैं, वो इसकी प्रकृति या मूल कहे गए हैं। इसमें वस्तु, नेता और रस इसके परिवर्तन करने से ही प्रकरण आदि रूपों की सृष्टि होती है। इसमें रस परिपाक परिपूर्ण रूप से है तथा अनेक रूप से पाया जाता है। इसमें श्रृंगार रस और वीर रस हो सकता है। देखिए जो नाटक होता है इसमें श्रृंगार रस की और वीर रस की प्रधानता रहती है और अन्य सभी रस जो होते हैं वो इसके अंग रूप में सन्निविष्ट किए जा सकते हैं। अब इसमें नाटक में जो होता है स्थापक सर्वप्रथम भारतीय वृत्ति का इसमें प्रयोग किया जाता है। भारतीय वृत्ति का मतलब है नट द्वारा जो किया गया वाचिक व्यापार है। नट द्वारा जो बोले जाते हैं वर्ण, जो शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जो संवादों का प्रयोग किया जाता है वो भारतीय वृत्ति के अंतर्गत आता है। तो इन्होंने नाटक में भारतीय वृत्ति का प्रयोग किया है और इसमें जो नायक है वो प्रसिद्ध कुल में उत्पन्न है। यानी या तो वो राजा हो सकता है या कोई दिव्य देव भी हो सकता है और वो धीरोदात्त गुणों से पूर्ण होना चाहिए। यानी जो इसका नायक है वो धीरोदात्त, जो कि नायक के भेद हैं 4, उनमें से एक धीरोदात्त नायक है। जो धीरोदात्त नायक इसमें नाटक के अंतर्गत प्रधानता होती है धीरोदात्त नायक की। इसको ये कैसा होता है, या तो भूपति हो कोई, या कोई दिव्य देवता हो, या फिर क्या कहते हैं राजर्षि हो। तो इसमें ये गुणों की भरपूर विशेषता होनी चाहिए और इसमें यश और कीर्ति की कामना से युक्त, उत्साह से युक्त होता है ये नायक। और नाटक का नायक क्या कहते हैं, तीनों वेदों का रक्षक होता है और पृथ्वी का पालक होता है और प्रसिद्ध वंश वाला होता है। इसका जो वंश जो होता है वो जगत प्रिय होता है, जगत प्रसिद्ध होता है।
तो ऐसे इतिहास प्रसिद्ध जो इतिवृत्त को नाटक में आधिकारिक कथा वस्तु बनाना चाहिए। नाटक का जो इतिवृत्त है, जो कथा वस्तु है, उसमें बीज, बिंदु, पताका आदि जो पांच अर्थ प्रकृतियां हैं वो भी सम्मिलित हैं, और आरंभ, प्रयत्न, प्राप्त, आशा आदि जो 5 कार्य अवस्था है वो भी सम्मिलित है। मुख, प्रतिमुख आदि जो संधियां हैं 5 वो भी सम्मिलित है। तो इन सबको मिलाकर ही नाटक की रचना रची जाती है। और इसमें देखिए 5 से लेके 10 अंक रखे जा सकते हैं। कम से कम 5 होने चाहिए इसमें अंक, और 5, 6, 7, 8 मतलब 5 से लेके 10 तक के अंक इसमें होने चाहिए। जैसे कि उदाहरण के लिए हमने 5 अंक जिसमें है वो है विक्रमोर्वशीय नाटक, उसमें 5 अंक हैं, है ना। और 6 अंक है वेणी संहार, उसमें 6 अंक है। और 7 अंकों वाला है अभिज्ञान शाकुंतलम, और 10 अंकों वाला है बाल रामायण। तो इसमें बाल रामायण में 10 अंक है, अंकों में विभाजित है। तो ये इसमें क्या कहते हैं, इसमें हमारा जो नाटक है वो रसों से और अर्थ प्रकृति, कार्यावस्था और संधियों से भरपूर है। अब आता है हमारा दूसरा रूपक का भेद, प्रकरण। प्रकरण में जैसे अथ प्रकरणे वृत्त मुद्दे पाद्ये लोक संश्रयम अमात्य विप्रवाणी जामेकम कुर्याच नायकम धीर प्रशांत सापायम धर्म कामार्थ तत्परम शेषम नाटक वत्स संधि प्रवेश कर साधिकम। अर्थात प्रकरण का जो इतिवृत्त है वो लोक प्रसिद्ध न होकर कल्पित होता है, यानी कवि कल्पित होता है। वो कवि की कल्पना से ही प्रकरण की रचना होती है। ये मध्यम वर्ग के सामान्य व्यक्ति पर आधारित रहता है। इसका जो नायक है वो मंत्री भी हो सकता है, ब्राह्मण भी हो सकता है और वैश्य भी हो सकता है। इनमें से कोई सा भी ले सकते हैं। इसका जो नायक होता है देखिए धीर प्रशांत होता है। नाटक का धीरोदात्त नायक होता है और इसका होता है धीर प्रशांत। जो चार नायकों के 4 भेद हैं उनमें से इसको धीर प्रशांत लिया गया है इसमें से। तो ये क्या होता है, विघ्नों से युक्त होता है। एक के बाद इसके चरित्र, जब इसका प्रकरण को लिया जाता है तो प्रकरण में जो नायक होता है उसके जीवन में एक के बाद एक विघ्न आते रहते हैं, विघ्नों से घिरा रहता है। और धर्म, अर्थ और काम इसमें तत्पर रहता है ये नायक। और नाटक के जो धीरोदात्त, नाटक में जो धीरोदात्त और प्रख्यात और भूपति नायक था, तो उसकी तुलना में जो इसमें जो नायक, प्रकरण का जो नायक है वो धीर प्रशांत है, कवि कल्पित है और लोक संश्रय वाला हो जाता है। इसका जो उत्तम उदाहरण है मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम में धीर प्रशांत नायक की ही नायक का वृतांत है, और इसमें जो इसी का इतिवृत्त है वो लोक प्रसिद्ध भी नहीं है और कल्पित है। ये प्रकरण के जो नायक हैं, नायक की और नायिका, नायक की जो नायिका होती है वो 2 प्रकार की होती है, या तो कुलीन नारी होती है या गणिका होती है। तो कहीं कहीं पर कुलीन नारी को लिया जाता है, कहीं कहीं पर वैश्य या गणिका नारी को भी लिया जाता है। तो ये इसका जो संकीर्ण प्रकरण है वो मृच्छकटिकम है, जो धूर्त पात्रों से युक्त है। अब तीसरा आता है हमारा भाण। जो तीसरा है रूपक का भेद वो है भाण। भाणस्तु धूत चरितम स्वानुभूतम परेण वा यत्रोपवर्णेदेको निपुणः पंडितो विटः। यानी भाण जो है वो 10 रूपकों में एक रूपक है। और इसमें क्या है, कुशल व बुद्धिमान, एक ज्ञानवान हो, बुद्धिमान हो, ऐसे व्यक्ति के द्वारा अनुभूत या किसी दूसरे के द्वारा अनुभूत धूर्त चरित्र का वर्णन करा जाता है। यानी जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो किसी धूर्त चरित्र को वाणी के द्वारा वर्णन करता है। किसके अंतर्गत? भाण के अंतर्गत। तो ये जो होता है इतिवृत्त कल्पित होता है। देखिए ये भी एक कल्पित होता है, कवि की कल्पना से
कभी अपनी कल्पना से इसको रचता है, ये कोई इतिहास प्रसिद्ध नहीं होता। ये शौर्य के वर्णन के द्वारा इसमें वीर रस भी पाया जाता है, क्योंकि इसमें कहीं कहीं शौर्य का वर्णन भी दिखाया गया है और कहीं कहीं इसमें विलासिता का भी वर्णन है। तो इसमें कहीं कहीं श्रृंगार रस की भी सूचना मिलती है हमें। तो इसमें अधिकतर भारतीय वृत्ति का ही प्रयोग किया गया है, जैसे कि नाटक में भारतीय वृत्ति का प्रयोग है, इसमें भी भारतीय वृत्ति का प्रयोग है और इसमें एक ही अंक मिलता है। जो ये भाड़ है, रूपक का जो भेद है, इसमें ये जो रचा जाता है वो एक अंक में ही इसको रचा जाता है। और भाड़ की जो कथा वस्तु है वो कल्पित है। भाड़ में अपने अंकों सहित मुख और निर्वहन, ये क्या है, संधि, मुख और निर्वहन दो ही संधियां पाई गई हैं इसमें और अन्य संधियों का प्रयोग नहीं है। भाड़ में लास्य के 10 अंग बताए हैं। एक तो है गयपद, स्थिति पाठ, आसीन और पुष्पगंडिका, प्रच्छेदक, त्रिगुण, सैंधव, द्विगुडक, उत्तमोत्तमक और उक्त प्रत्युक्त, ये इसमें इसके 10 अंग बताए हैं। अब है चौथी जो रूपक का भेद है वो है प्रहसन। जैसा कि प्रहसन से ही ज्ञात होता है, हास्य, इसमें हास्य रस का मुख्य उपयोग किया जाता है। जैसे इसके 3 भेद हैं, देखिए प्रहसन के, शुद्ध, विकृत और संकर। तो प्रहसन में जो कथा वस्तु है वो संधि, संध्यंग, अंक तथा लास्य आदि भाड़ की तरह ही है, जैसे भाड़ में था वैसे ही है। देखिए इसमें सबसे पहले शुद्ध प्रहसन। शुद्ध प्रहसन में क्या है, पाखंड, विप्र, विट्ट आदि जो दासियों से घिरा है। जो शुद्ध प्रहसन है, इसमें शुद्ध प्रहसन में विप्र, विट्ट, पाखंड आदि दासियों से घिरा हुआ है। इसमें ये इन चीजों को, इन दासियों का ज्यादा प्रयोग है और ये परिहास के वचनों से युक्त है। इसमें जो वचन बोले जाते हैं उसमें ज्यादातर हास्य पद का ही प्रयोग किया जाता है और भाषा और विचार में कोई परिवर्तन, विकृति नहीं मिलती है। इसे हम क्या कहते हैं, शुद्ध प्रहसन। अब आता है विकृत प्रहसन। विकृत प्रहसन में क्या होता है, इसमें नपुंसक, कंचुकी, तपस्वी जो होते हैं वो कामुक जन के वचनों का प्रयोग करते हैं। जो तपस्वी लोग हैं और कंचुकी है मान लीजिए और नपुंसक है, वो कामुक जन की वाणी का प्रयोग करते हैं और उनका ही वेश का भी प्रयोग कर सकते हैं, वो कहीं कहीं प्रयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, विकृत प्रहसन हो जाता है। अब जो धूर्त व्यक्तियों से पूर्ण प्रहसन है वो है संकीर्ण। जो जिसमें धूर्त व्यक्ति ही पूरी तरीके से पाए जाते हैं वो हो जाता है संकीर्ण प्रहसन। तो विकीर्ण और संकीर्ण प्रहसन का लक्षण करते हुए धनंजय इसमें क्या कहते हैं कि कामुक आदि चौवेशे शांडक कंचुकी किताप से विकृतम संकराद्वित्या संकीर्ण धूर्त संकुलम, कि जिस प्रहसन में नपुंसक, कंचुकी और तपस्वी पात्र कामुक जन के वचन और वेश का प्रयोग करते हैं वहां विकृत प्रहसन होता है और धूर्त व्यक्तियों से पूर्ण जो प्रहसन होता है वहां संकीर्ण प्रहसन होता है। तो संकीर्ण में वीथ्य अंगों का मिश्रण पाया जाता है और प्रहसन में हास्य रस का भी प्रयोग होता है। तो इसमें ज्यादातर हास्य रस का ही प्रयोग है और इसकी जो भाषा का है वो आचार वो विकृत नहीं है। अब ये अनिश्चित वेश है, इसमें भाषा और आचार का अभिनय करते हैं इसमें। अब आता है डिम। डिम क्या है, ये रूपकों का 5वां भेद है। रूपकों का 5वां प्रकार है डिम। डिमे वस्तु प्रसिद्धम स्याद वृत्तिया केशिकी बिना नेतारो देव गंधर्व अक्षर सोम होरगा भूत प्रेत पिशाच आद्या षोडश अत्यंत मुद्दिता रसे रहासे श्रृंगारे षड विद्वते समन्विता। कि इसमें ये कहते हैं कि डिम की जो कथा वस्तु है वो इतिहास प्रसिद्ध होती है, जैसे कि नाटक में भी था। इसमें अनेक नायकों का वर्णन है, इसमें एक नायक नहीं होता, इसमें और भी नायकों को लिया जाता है और उनके संघात भी देखे गए हैं यहाँ पर। इसमें देखिए केस की वृत्ति को छोड़कर अन्य वृत्तियों का इसमें प्रयोग किया जाता है। इसमें केस की वृत्ति का
प्रयोग नहीं किया जा रहा है, अन्य भारतीय वृत्ति आदियों का इसमें प्रयोग होता है। और इसमें नेता, देवता, गंधर्व, यक्ष और यक्ष, राक्षस और प्रेत, पिशाच आदि जो है इसमें इन लोगों का प्रयोग किया जाता है। और इसमें श्रृंगार और हास्य रस का श्रृंगार और हास्य के अतिरिक्त और रसों का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि देखिए, क्योंकि इसमें कहीं इसमें जब कथा वस्तु में भूत, प्रेत, पिशाच इत्यादि का प्रयोग किया जा रहा है, तो यहाँ पे श्रृंगार और हास्य रस तो हो ही नहीं सकता। तो इन दोनों को छोड़कर अन्य रसों के इसमें संभावना दिखाई देती है। इसमें देखिए माया, क्योंकि भूत पिशाच वगैरह है तो इसमें माया भी दिखाई दे रही है। इसमें इंद्रजाल है, संगम है, कहीं कहीं क्रोध दिखाई देता है, कहीं उद्रभ्रांत दिखाई देता है, तो कहीं सूर्य, कहीं चंद्र ग्रहण, तो इन सब का दृश्य प्रदर्शित हो रहा है। तो इसमें क्या है, डिम में 4 अंक पाए जाते हैं। इसमें 1 से 4 तक अंक लिए जाते हैं और इसमें विमर्श संधि नहीं होती। बाकी सारी संधियों का प्रयोग है, इसमें विमर्श संधियों का प्रयोग नहीं है। अब इसमें मुख, प्रतिमुख, गर्भ निर्वाह संधि आदि है। भरत मुनि के अनुसार त्रिपुरदाहा वो डिम के अंतर्गत आती है। ये जो डिम है ये त्रिपुरदाही डिम के अंतर्गत आता है। अब है छठा हमारा रूपों का जो भेद है वो छठा है व्यायायोग। व्यायायोग क्या है? ख्याते तीव्रतो व्यायायोग ख्यातो द्वित नाराश्रया हीनो गर्भ विमर्शभ्याम द्वीप्तः स्यूर्डिम बत दर्शः अस्त्री निमित्त संग्रामो जामदग्ने चे यथा एका हाचरित कांको व्यायायोग बहु निर्भिन्नरय। 10 रूपक में जैसे कि बताया गया है कि जिस नाट्य रचना में बहुत से पुरुष पात्र होते हैं वो ही व्यायायोग कहलाता है। इसमें अनेक पुरुषों का वर्णन है, इसमें स्त्रियों का वर्णन नहीं है, इसमें अनेक पुरुषों का वर्णन किया जाता है। इसकी जो कथा वस्तु होती है वो प्रसिद्ध होती है, इतिहास प्रसिद्ध भी हो सकती है। इसको हम इसके विषय में इसकी जो कथा होती है वो पहले सुनी भी जा सकती है। तो इसमें जो प्रसिद्ध व उद्विग्न नायक, जब प्रसिद्ध कथा होती है तो इसमें नायक भी प्रसिद्ध होते हैं और नायक उद्यत नायकों का भी आश्रय लिया गया है इसमें। और इसमें गर्भ और विमर्श संधि से रहित होती है। इसमें गर्भ संधि भी नहीं होती है, इसमें विमर्श संधि भी नहीं होती है, अन्य 3 संधियों का इसमें प्रयोग किया जाता है। इसमें डिम के समान हास्य श्रृंगार से भिन्न, इसमें हास्य और श्रृंगार रस नहीं होता, बाकी सारे रस होते हैं इसमें केश की वृत्ति को छोड़कर भी अन्य वृत्तियों का प्रयोग किया जाता है, इसमें केश की वृत्ति नहीं होती है। और इसमें कहीं कहीं युद्ध का वर्णन भी दिखाई देता है जो कि स्त्री की निमित्त नहीं किया जाता। जैसे जमुना जामदाग्ने, ये क्या है? एक व्यायोगी है। व्यायोग में एक दिन के चरित्र का को दिखलाने वाला एक अंक होता है कि एक दिन का चरित्र दिखाते हैं और इसे एक अंक में ही वर्णित कर देते हैं। व्यायोग में अधिक संख्या में पुरुष पात्र ही होते हैं। इसमें क्या रसों के अनुसार वृत्तियां होती हैं और इसमें नायिका तथा दूती आदि पात्र नहीं होते। अब आता है रूपों के प्रकार में 7वां प्रकार है, 7वां वेद है संबकार। संबकार क्या है? प्रसिद्ध आख्यान। इसमें प्रसिद्ध आख्यान वस्तु के आधार पर गठित जो है अमर संधि से रहित होता है, इसमें अमर संधि नहीं होती है। इसमें प्रकृति के जो देव देवते हैं इन नायकों वाला होता है। इसमें वीर रस या रौद्र रस का प्रधानता दिखाई देती है और कहीं मिले और कहीं बिखरे हुए वर्ग के पूर्व प्रसिद्ध उपायों के द्वारा जिसको बनाया जाता है वह संबकार कहलाता है। संबकार सुम और अव उपसर्ग से मिलकर बना है और इसमें क्री धातु है, तो सु सम और अव उपसर्ग और क्री धातु से ही निष्पन्न होता है। और इसमें प्रसिद्ध नायक होते हैं, उपाय भी होता है, उसमें समस्याओं के त्रिवर्ग रूप फल से युक्त भी होता है और इसमें विमर्श संधि नहीं होती है। इसमें धनंजय ने संबकार का निरूपण 6 कारिकाओं में किया है और भरत मुनि ने त्रिपुरदाह नामक जो इतिवृत्त को डिम की संज्ञा भी दी है। भरत इसमें असुरों से संबंधित इतिहास प्रसिद्ध होनी चाहिए। इसमें
केस की वृत्ति का प्रयोग अल्प मात्रा में किया गया है। बाकी सारी वृत्तियों का प्रयोग क्या है, लेकिन जो केश की वृत्ति है इसमें थोड़ा सा ही इसका वर्णन है, लेकिन सारी वृत्तियों का इसमें वर्णन है। और इसमें दानव जो है वो धीर उदार प्रकृति का है। और जैसे देखिए इसमें कारिका बताई गई है, कार्य संबकारे अपि आमुखम नाटकादिवत् ख्यातम देवतासुरवेस्तु निर्विंशास्तु संदेह वृत्तो मंदकेशिक्यो नेतारो देवदानवः। इसमें नेताओं की संख्या 12 निरूपित की गई है और इसका चरित्र उज्जवल होता है, किंतु उनके फल जो होते हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं। और इसमें 3 अंक होते हैं। पहले अंक में मुख और प्रतिमुख संधि का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये आरंभ में ही है मुख और प्रतिमुख, तो इसके प्रथम अंक में ही इसका वर्णन किया गया है। इसमें 2 ही संधि है बस। इसकी कथा है 24 घड़ी। इसकी कथा 24 घड़ी 12 नालिका की होनी चाहिए। यह वस्तु स्वभाव तथा शत्रु द्वारा विहित होती है। संबकार में सब नायकों का प्रयोजन है, एकमात्र रहना है। देखिए इसमें जो कथानक है उसके अनुरूप उसमें परिवर्तन भी किया है। जैसा मान लीजिए कथा वस्तु है, कथानक है, उसी के अनुरूप ही इसमें परिवर्तन भी कर सकते हैं। प्रत्येक अंग में 3 कपट हैं और विद्रवों में एक एक वर्णन होना चाहिए। संबकार में बीथी अंगों का प्रयोग भी आवश्यकता अनुसार किया जाना चाहिए। अब देखिए जो रूपक हैं उसके भेदों में एक प्रकार आता है बीथी। बीथी भी एक ही रूपक है। बीथी का मतलब होता है जैसे बीथी मार्ग, रास्ता। तो 10 रूपक में धनंजय ने बीथी का लक्षण बताया है। बीथी तु केश की वृत्तौ संध्यंगस्तु भाणवत रसा सूच्यस्तु श्रृंगारः स्पर्श देयपि रसांतरम। अब बीथी मार्ग को बीथी किसे कहते हैं? मार्ग को। बीथी रूपक भेद भी मार्ग की तरह ही होता है और इसमें अंकों की पंक्ति होने से इसे बीथी कहते हैं। बीथी पूर्णतया केश की वृत्ति में ही निवृत्त है। इसमें केवल केश की वृत्ति का ही प्रयोग है। इसमें भारतीय वृत्ति इत्यादि जो है उसका प्रयोग नहीं किया गया है। और इसमें मुख और निर्वहन नामक 2 ही संधि हैं, क्योंकि देखिए मुख जो होती है, मुख संधि जो होती है उसमें किसी भी कथा वस्तु का आरंभ किया जाता है और निर्वहन में उसका फल मिल जाता है। उस कथा वस्तु में जो उपाय किए गए हैं उसका हमें फल निर्वहन संधि में मिल जाता है। तो इसमें 2 ही संधियों का प्रयोग किया गया है और इसमें एक ही अंक है। इसमें एक ही है अंक और श्रृंगार रस को केवल सूच्य के रूप में ही प्रस्तुत किया है। बाकी अन्य रसों को केवल स्पर्श ही किया है। तो श्रृंगार रस की भी केवल एक सूचना मात्र ही दी गई है। बाकी जो और अन्य रस हैं उनको स्पर्श किया गया है। तो बीथी में 2 या 1 पात्रों की योजना ही करनी चाहिए। इसमें ज्यादा पात्रों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। श्रृंगार रस की इसमें प्रधानता ही रहती है, किंतु उसका पूर्णतया परिपाक नहीं हो पाता। तो ये वो केवल सूच्य में ही रहता है। बीथी शब्द का अर्थ जैसे कि हमने बताया है मार्ग है, अंगों की पंक्ति है। तो अन्य रसों का भी इसमें अल्प मात्रा में ही प्रयोग किया है। अब आ जाता है हमारा रूपकों के जो भेद हैं, प्रकार हैं, उसमें नवा जो प्रकार है वो है अंक। अंक को उत्सृष्टिकांक भी कहते हैं। तो 10 रूपक में धनंजय ने बताया है कि उत्सृष्टकांके प्रख्यातम वृत्तिम बुद्धया प्रपंचेत रसस्तु करुणः स्थायी नेतरः प्राकृतः नर भाणवत् संधि प्रत्यंगो युक्तः स्त्री परिदेवतये वाचा युद्धम विद्यातव्यम तथा जय पराजयो। तो इसमें कारिकाओं में बताया है धनंजय ने कि अंक को क्या कहा है कि उत्सृष्टिकांक। तो इसका कारण यही है कि नाटक में वर्णित अंक से रूपक प्रकार की भिन्नता स्पष्ट हो जाती है। इसमें इतिहास प्रसिद्ध क्या होता है, विवृत होता है, किंतु कवि उसे अपनी कल्पना से, अपनी मत से इसको विस्तृत कर देता है। और इसमें करुण रस की प्रधानता होती है। और इसमें देखिए क्या कहते हैं, भाड़ की तरह इसमें संधि वृत्ति तथा अंकों का प्रयोग किया जाता है। जैसे भाड़ में मुख और निर्वहन संधि है और भारतीय वृत्ति है और इसमें एक ही अंक है। बिल्कुल इसमें भी ऐसे ही है। इसमें जय पराजय आदि का वर्णन रहता है,
युद्ध की विधान वाणी के द्वारा ही होता है। मतलब इसमें जो युद्ध होता है वो बाघ द्वारा होता है, वाणी द्वारा होता है। कि ये ऐसा नहीं है कि युद्ध स्थल चाहिए, इसके लिए कि भी वाणी के माध्यम से युद्ध हो जाता है। जैसे कि हम वैसे ही साधारणतया ले लेते हैं कि वाणी के द्वारा हम कटु वचन बोलते हैं, तो दूसरा भी हमें कटु वचन बोल देता है, इसी में हमें कभी कभी युद्ध की लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, तो वो ये केवल बाघ युद्ध होता है। अब आ जाता है हमारा 10वां ईहामृग। ईहामृग क्या है, ये भी एक रूपक का भेद है। तो इसका लक्षण निरूपण करते हुए धनंजय ने लिखा है कि मिश्र मीहामृगे वृत्तम चतुरंक त्रिसंधि मत नर दिव्याव्याप विनयाम नायक प्रतिनायको ख्यातो धीरो दात बंतयो विप्रयासाद युक्त कृत दिव्य स्त्रेमणि इच्छन्ति उपहारादि नेच्छता। कि इसमें क्या है, ईमृग में ये मिश्र व्रत होता है, ख्यात और कवि कल्पित होता है, कथानक भी हो सकता है। इसमें 4 अंक होते हैं। इसमें गर्भ और अमर्ष को छोड़कर शेष 3 संधियां ली गई हैं। इसमें केवल गर्भ संधि और अमर्ष संधि नहीं ली गई है, बाकी शेष 3 संधियां ली गई हैं। इसमें नायक और प्रतिनायक जो होते हैं दोनों वो इतिहास प्रसिद्ध होते हैं और ये दोनों धीर धात होते हैं। इसमें नायक भी धीरोदात्त होना चाहिए और प्रतिनायक भी धीरोदात्त होना चाहिए। प्रतिनायक जो होता है ज्ञान की भ्रांति में आकर कटुवचन इत्यादि गलत जो अनुचित कार्य है वो कर लेता है। और इसमें प्रतिनायक जो होता है वो दिव्य स्त्री को चाहने वाला होता है। इस प्रकार नाटककार को उसका कुछ कुछ श्रृंगार भास भी प्रदर्शित करना चाहिए। इसमें देखिए युद्ध की पूरी तैयारी हो जाती है, लेकिन लास्ट अंत में युद्ध नहीं हो पाता, युद्ध टल जाता है। तो और इसमें प्रकरण प्राप्त मूल स्रोत प्राप्त हो जाए। महापुरुषों का वध भी प्रदर्शित नहीं किया जा सकता, इसमें महापुरुषों का वध नहीं दिखाना चाहिए। और इसका नाम ईहामृग इसलिए रखा गया क्योंकि इसमें क्या होता है, नायक हरिणी के समान अलभ्य नायिका को चाहता है, जो प्राप्ति नहीं हो पाती ऐसी नायिका को वो चाहता है, तो इसलिए इसको ईहामृग कहा गया है। इसी की जो कथा वस्तु है वो इतिहास प्रसिद्ध है और इसका जो अंशतः कल्पित होता है और श्रृंगार भास तात्पर्य होता है। इस पर अनुचित रति का वर्णन होता है। नायक ऐसी नायिका की प्राप्ति का प्रयत्न करता है जो उसको मिल ही नहीं पाती। ये रति उभयनिष्ठ न होने पर श्रृंगार भास है। तो हमने यहाँ पर 10 रूपक में 10 रूपकों के जो प्रकार थे वो देखे। जो धनंजय द्वारा रचित 10 रूपक है उसमें जो रूपों के 10 भेद बताए हैं, उन 10 भेदों का हमने यहाँ पर वर्णन किया। आशा है आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। धन्यवाद।